हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए जो आपका री एग्जाम होने वाला है, यानी कि पुनर्परीक्षा 23-24 अगस्त 2024 को। उस परीक्षा के लिए हम लोग इस वीडियो में पूरे हिंदी के 150 से ज़्यादा प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके सिलेबस पर आधारित होगा। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को, जो कि होगा आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 23 अगस्त 2024 की तैयारी के लिए हिंदी के सभी 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके सिलेबस पर आधारित होगा। दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, हिंदी भाषा में उर्दू किस भाषा का शब्द है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर करेक्ट और राइट आंसर इस पहले नंबर के प्रश्न में क्या हो जाएगा, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे अपना अपना कमेंट करके। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है, तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही और राइट आंसर हो जाएगा। आगे दूसरा प्रश्न है, अवहट किस काल की भाषा है। अवहट दोस्तों किस काल की भाषा है। अवहट जो है ये आपका आदिकाल की भाषा है, अवहट, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आदिकाल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला तीसरा प्रश्न है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है। तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा जो है वह क्या होगा, वह हो जाएगा आपका कोंकणी। कोंकणी जो है यह आपका गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। नेक्स्ट आगे चौथा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं। हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन कहलाते हैं। तो हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे अगला पांचवा प्रश्न दोस्तों क्या पूछ रहा है। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा कौन सी है। तो यह है आपका पाली भाषा। ऑप्शन नंबर डी पाली भाषा जो है वह संस्कृत भाषा का अपभ्रंश भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट आगे अगला छठवां प्रश्न है, हिंदी की किस भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो हिंदी जो है वो भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला सातवां प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा जो है वह कौन सी है। तो हिंदी जो है भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला आठवां प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। अपभ्रंश से हुआ है हिंदी भाषा का जन्म। ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 9 नंबर पर अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो हिंदी के अंतर्गत जो नहीं आती है वह भाषा है आपका तेलुगु। तेलुगु जो भाषा है ये आपका हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। अगला 10वां प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। दोस्तों, हिंदी की बोली ब्रज भाषा में जो सबसे अधिक प्रसिद्ध है वह कौन सी बोली है। हाँ, तो यह जो बोली है यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हिंदी की जो ब्रज भाषा है वो काव्य भाषा में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर आपका डी काव्य भाषा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं। भाषा में अभिव्यक्ति के टोटल 3 रूप हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 12वां प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो भारतवर्ष में हिंदी को आप राजभाषा के रूप में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 13वां प्रश्न है, ढूंढाड़ी बोली है। ढूंढाड़ी जो बोली है वह कहाँ की बोली है। ढूंढाड़ी जो बोली है वह पूर्वी राजस्थान की बोली है। ऑप्शन नंबर बी आपका पूर्वी राजस्थान की बोली ढूंढाड़ी बोली होती है। बी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली नाम से कौन सा जाना जाता है। ब्रजबुली नाम से पुरानी बांग्ला भाषा को ब्रजबुली नाम से जाना जाता है।
अगला, नेक्स्ट आगे अगला 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो जो मराठी भाषा है, मराठी, यह जो भाषा है मराठी, यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा अपभ्रंश, संस्कृत भाषा का अपभ्रंश भाषा है? तो यह जो भाषा है यह आपका पाली भाषा है, जो कि संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 17वां प्रश्न है, मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी और नेपाली जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 18वां प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी जो बोली है यह पूर्वी हिंदी बोली है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे पूर्वी हिंदी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 19वां प्रश्न है, मानक हिंदी से क्या मतलब है? मानक हिंदी से क्या मतलब है दोस्तों? तो मानक हिंदी से मतलब ये होता है आदर्श के रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला, हाँ 20वां प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि पाली किस धर्म की भाषा है? पाली किस धर्म की भाषा है? तो पाली जो है यह बौद्ध धर्म की भाषा है पाली। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पे बौद्ध सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, निर्गुण भक्ति धारा का संत कवि कौन है? निर्गुण भक्ति धारा का संत कवि जो है वो संत कबीर है। ऑप्शन नंबर बी आपके संत कबीर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे अगला 22वां प्रश्न है, सैंधव का आशय निम्न में से कौन नहीं है? सैंधव का मतलब कि किसमें से नहीं है? तो सैंधव का मतलब सोना नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन में बी यहाँ पे सोना सही हो जाएगा। आगे अगला 23वां प्रश्न है, अंधों की पढ़ने की लिपि क्या होती है? अंधों की यानी कि जो आंख से अंधे होते हैं, दृष्टिहीन होते हैं, उनके पढ़ने की लिपि क्या होती है? तो उनके पढ़ने की लिपि जो है लुई ब्रेल लिपि होती है। ब्रेल लिपि में जो है वो मतलब कि जो उनको आँख से दिखाई नहीं देता है उनको ब्रेल लिपि में यानी कि स्पर्श करके अक्षरों को पढ़ा जाता है। नेक्स्ट आगे अगला 24वां प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? तो यह जो पंक्ति है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह जो पंक्ति है यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति है आपका मीराबाई की। ऑप्शन नंबर बी आपका मीराबाई करेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट आगे अगला 25वां प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो यह भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। नेक्स्ट आगे अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास है यह ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका ब्राह्मी लिपि करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 27वां प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा दोस्तों किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? खड़ी बोली है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 29वां प्रश्न है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। हिंदी भाषा के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी जो बोली है वह क्या है? तो चलिए उसका विकल्प आपके सामने यहाँ पर आ गया, ये रहा आपका विकल्प। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट अगला 3रा प्रश्न है, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी की भाषा है ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी भाषा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला 31वां प्रश्न है, मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है, पाली ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे पाली ग्रंथ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 32वां
32वां प्रश्न है, 32वां प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? क्रांतिकारी कवि माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 33वां प्रश्न है, अवधि शब्द का क्या अर्थ है? अवधि शब्द का अर्थ क्या है? अवधि शब्द का जो अर्थ है वो अवध की भाषा से है अवधि शब्द का मतलब। अगला 34वां प्रश्न है, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है? तो गुरुमुखी जो है पंजाबी भाषा की लिपि है। ऑप्शन नंबर ए आपका पंजाबी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 35वां प्रश्न है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं? खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं कौन? अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली के सबसे प्रथम कवि माने जाते हैं। अगला 36वां प्रश्न है, सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? सबसे पहले आत्मकथा हिंदी में किसके द्वारा लिखा गया? श्याम सुंदर दास के द्वारा, श्याम सुंदर दास के द्वारा सबसे पहले हिंदी भाषा में आत्मकथा लिखा गया था। अगला 37वां प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? आदिकाल को वीरगाथा काल पंडित रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। आदिकाल को वीरगाथा काल। अगला 38वां प्रश्न है, अमीर खुसरो का समय कितना रहा है? किस सन में अमीर खुसरो का समय रहा है? तो ये रहा है आपका 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो का समय चल रहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका 13वीं शताब्दी सही हो जाएगा। आगे अगला 39वां प्रश्न है, खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि जो माने जाते हैं वह हैं आपके श्याम नारायण पांडे। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे श्याम नारायण पांडे, सॉरी हाँ श्याम नारायण पांडे नहीं सॉरी, मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। सबसे पहले खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि की बात क्या कहा जा रहा था यहाँ पे, मैथिली शरण गुप्त जो है सबसे पहले कवि हैं जिनको लोक कवि के रूप में खड़ी बोली में स्वीकार किया गया। चलिए नेक्स्ट आगे अगला 40वां प्रश्न आपका स्क्रीन पे ये रहा। 40वां प्रश्न कह रहा है कि जायसी ने किस भाषा में रचना की है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह आपका अवधी भाषा में इनकी रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका अवधी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान कहाँ पर है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मूल स्थान जो है यह आपका इलाहाबाद है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे प्रयागराज, इलाहाबाद राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सधुकड़ी किसकी भाषा है? सधुकड़ी जो भाषा है यह किसकी भाषा है? तो ये संत कबीर की जो है वो सधुकड़ी भाषा है। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 43, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है वो गीता है। ऑप्शन नंबर ए आपका गीता यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला, रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? रामचरितमानस में टोटल 7 सोपान हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही और राइट आंसर हो जाएगा। आगे 45वां प्रश्न है, कबीर के प्रमुख शिष्य कौन थे? कबीर के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो कबीर के प्रमुख जो शिष्य थे वो धर्मदास थे। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे धर्मदास राइट आंसर हो जाएंगे। अगला, कबीरदास जी किस शाखा के कवि थे? कबीरदास जी जो है वो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। ऑप्शन नंबर ए आपका ज्ञानाश्रयी शाखा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 47वां प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही जो है यह बिहारी भाषा की, मगही बिहारी भाषा की उपभाषा की बोली है। अगला 48वां प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली जो है यह आपका सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है हिंदी खड़ी बोली। आगे 49वां प्रश्न है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः स्थापना किस सन में की गई थी? तो भाषा के आधार पर जो है वह सबसे पहले जो हुआ था वह किसका हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्यों का गठन किया गया, रचना किया गया। चलिए नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 50वां प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जा रहा है ध्यान दीजिएगा। 50वां प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि 50वां प्रश्न ये रहा,
भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली जो बोली है यह किस भाषा का उपभाषा है? तो यह आपका पूर्वी हिंदी का उपभाषा है बघेली। आगे अगला, अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं? अमृता प्रीतम जो है यह आपका पंजाबी, अमृता प्रीतम पंजाबी भाषा की साहित्यकार हैं। अगला, हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा गया है? तो हिंदी साहित्य के पंडित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को कवियों का कवि कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल पंक्ति किससे संबंधित है? तो यह जो पंक्ति है यह आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ऑप्शन नंबर सी आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे अगला 55 नंबर पे अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए उक्त पद्यांश के रचयिता कौन है? बहुत फेमस लाइन है, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। यह पंक्ति जो है कबीरदास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे कबीरदास जी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में राष्ट्र कवि कौन कहलाते हैं? तो राष्ट्र कवि जो कहा जाता है वह मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका मैथिली शरण गुप्त राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे अगला, अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना है अंधा युग। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी होता है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग। नेक्स्ट आगे अगला, हिंदी में मूल रूप से कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में मूल रूप से कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी में मूल रूप से आपके 52 वर्ण होते हैं। चलिए अगला 60वां प्रश्न है 60 नंबर पर, राम अयोध्या के राजा थे इसमें कौन सा चिन्ह युक्त है? राम अयोध्या के राजा थे इसमें कौन सा चिन्ह युक्त है? तो इसमें जो है आपका पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम चिन्ह है। आगे, वह चलते चलते रुक गया यह वाक्य है। वह चलते चलते रुक गया यह जो वाक्य है वह कौन सा वाक्य है? यह क्रिया विशेषण वाक्य है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, कौन्तेय, कौन्तेय कहा जाता है किसको? कौन्तेय किसको कहा जाता है? कौन्तेय कहा जाता है कुंती के पुत्र को, जो कि अर्जुन है। अर्जुन क्या है? कुंती के पुत्र हैं और उन्हीं को कौन्तेय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन शब्द बौद्ध भिक्षु का अर्थ देता है? बौद्ध भिक्षु का मतलब इसमें से कौन सा हो जाएगा इन चारों विकल्पों में? तो बौद्ध भिक्षु का मतलब क्या होता है? बौद्ध भिक्षु का मतलब होता है श्रमण। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे श्रमण राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, महाभारत में पार्थ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो महाभारत में पार्थ शब्द का प्रयोग जो है वो अर्जुन के लिए श्री कृष्ण जी के द्वारा किया जा रहा था। अगला प्रश्न है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं इसमें प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं इसमें विशेषण जो है वह हो जाएगा आपका गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, यानी कि गुणों के कारण ही तो वो व्यक्ति पूजे जाते हैं, उनका गुण होता है तभी वो पूजे जाते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला, भोजपुरी बोली कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी जो बोली है यह फैजाबाद में, यानी कि जिसको अयोध्या भी बोला जाता है, वहाँ भी बोला जाता है इन चारों विकल्पों में। अगला क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी प्रभाव के अंतर्गत किस शब्द से हुई है? हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी प्रभाव के अंतर्गत किस शब्द से हुई है? तो यह आपका हुआ है किससे?
सिंधु शब्द से, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सिंधु शब्द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 68 कह रहा है कि नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था और एक सघन था। यह किसकी पंक्ति है? यह जो पंक्ति है यह जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है। ऑप्शन नंबर आपका डी जयशंकर प्रसाद करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कृष्ण कहाँ के राजा थे? कृष्ण जो है वह कहाँ के राजा थे? तो दोस्तों कृष्ण जी जो राजा थे कहाँ के? द्वारिका के। द्वारिका के राजा थे कृष्ण जी। द्वारिका यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण जी द्वारिका के राजा थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 70वां पहला प्रश्न है, किसे विदेह कहा जाता है? किसे विदेह कहा जाता है? विदेह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो विदेह किसे कहा जाता है? विदेह कहा जाता है राजा जनक को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे अगला 71वां अगला प्रश्न है, प्राकृत किसकी भाषा है? प्राकृत किसकी भाषा है? तो प्राकृत जो है ये आपका जैनियों की भाषा है। किसकी है? जैनियों की भाषा है प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 72वां अगला प्रश्न है, प्रेम सागर किसकी कृति है? प्रेम सागर जो है लल्लू लाल जी की कृति है। ऑप्शन नंबर ए लल्लू लाल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 73, गोबर किस उपन्यास का पात्र है? गोबर जो उपन्यास है ये किसका है? तो गोबर जो है यह आपका गोदान जो रचना है, जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी की, उसी गोदान में गोबर नाम का एक कैरेक्टर है, एक पात्र है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है कि निम्न में प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। छायावादी लेखक इसमें से कौन है? तो महादेवी वर्मा इसमें छायावादी लेखक हैं। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी किसकी कृति है? रानी केतकी की कहानी जो है ये सैयद ईसा अल्लाह खां की कृति है। रानी केतकी की कहानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 76वां अगला प्रश्न है, जायसी किस धारा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी यह प्रेम मार्गी शाखा के कवि, प्रेम मार्गी भक्त धारा के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 77, प्रेमचंद्र शताब्दियों से पद दलित अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज़ थे, यह कथन किसका है? यह जो कथन है यह संपूर्णानंद जी के द्वारा कहा गया है कि उपेक्षित कृषकों, दलितों और अपमानित लोगों का आवाज़ बन करके उभरे थे प्रेमचंद जी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला, कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? कवि बिहारी का जो जन्म है यह ग्वालियर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका ग्वालियर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 79 नंबर पे अगला प्रश्न है 79, प्रेम वाटिका में किसका वर्णन है? प्रेम वाटिका में राधा कृष्ण का वर्णन है। राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन है प्रेम वाटिका में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 80 नंबर पर अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय है यह लिया गया था आपका 14 सितंबर 1948 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो जो दंत नहीं है वह ट जो वर्ण है इसका उच्चारण आपका दंत से नहीं होता है। आप चाहे तो खुद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है कि क्षत्रिय छ वर्ण किसके योग से बनता है? तो यह जो बनता है ये
क प्लस खटकोर वाला ख इस शब्द के मिलने से छतरी वाले वर्ण का योग से बनता है, यानी कि क प्लस ख बराबर छतरी बनता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला प्रश्न है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली जो बोली है इसका संबंध पूर्वी हिंदी भाषा से है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला, कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी जो बोली है इसको, ये खड़ी बोली का ही एक भाषा है कौरवी। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू, बांगरू जो है पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोली है बांगरू। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से आपका खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या जो है वो टोटल 11 स्वर हिंदी में है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में टोटल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो ये टोटल 33 वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में टोटल व्यंजनों की संख्या 33 है। नेक्स्ट आगे, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो विसर्ग से बना शब्द दोस्तों, विसर्ग जो है आपका जहां पर ऐसा चिन्ह है वही क्या है आपका विसर्ग हो जाएगा। निष्क्रिय जो है ये आपका विसर्ग से बना शब्द हो जाएगा। चलिए आगे 90 नंबर पर अगला प्रश्न आपसे दोस्तों ये रहा। 90 नंबर पर अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? य र ल वो आपने पढ़ा होगा, तो अंतस्थ व्यंजन आपका य यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। अगला है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ और ओष्ठ इन दोनों से मिला करके ओ का उच्चारण किया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 92, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च और छ जो वर्ण है यह आपका तालु से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका तालु यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन जिनका तालु से उच्चारण किया जाता है तो वह कौन सा हो जाएगा? तालव्य व्यंजन च छ ज झ, ये तालव्य है यानी कि तालु से इसका उच्चारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तालव्य या तालु बात एक ही हुआ। अगला 94 नंबर अगला प्रश्न है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? री स्वर इसमें से किसमें नहीं है? तो री जो स्वर है वह आपका आज में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ औ जो वर्ण है ये कंठोष्ठय वर्ण है, मतलब कंठ और ओष्ठ से मिला करके इनका उच्चारण होता है, तो ये कंठोष्ठय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 96, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 वर्ण है हिंदी वर्णमाला में। 97 ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा क्या है? ब्रजभाषा एक पश्चिमी हिंदी भाषा है। आगे अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका जो है वो आपका ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगला है, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? अवधी जो बोली है ये पूर्वी हिंदी की एक उपभाषा की बोली है। अगला 100 नंबर पर अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है?
तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है, जो नहीं आता है वह है आपका बघेली। बघेली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी अगला 101 नंबर पर अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा है। भारतीय परिवार की भाषा इसमें से भारतीय परिवार की भाषा कौन सा इसमें से नहीं है। तो भारतीय परिवार की जो भाषा इसमें से नहीं है वह कौन सा नहीं है, तो भारतीय परिवार की जो भाषा नहीं होगा वह हो जाएगा आपका हिंदी। भारतीय परिवार की जो भाषा इसमें से नहीं है, हिंदी नहीं, हिंदी तो है ही है, इसमें आपका मलयालम, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है, तो मलयालम जो है इसमें भारतीय परिवार की भाषा नहीं होगा। नेक्स्ट आगे अगला 102 नंबर पर अगला प्रश्न है, बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है। मगही है बिहारी हिंदी बोली का नाम। अगला, मीरा किसे अपना इष्ट देव या आराध्य मानती थी। तो मीरा देवी जो है, मीराबाई, यह आपका श्री कृष्ण जी की आराध्य थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला 104, स्वर ध्वनि के प्रकार है। स्वर ध्वनि के जो प्रकार हैं वो दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, ये तीनों जो हैं आपके स्वर के प्रकार हैं। आगे अगला प्रश्न है, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। निम्न में से अर्ध स्वर कौन सा कहलाता है। तो ये य जो है ये आपका य अर्ध स्वर कहलाता है। नेक्स्ट आगे अगला प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग किससे संबंधित हैं। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग यह आपका किससे संबंधित हैं। तो यह है आपका दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा जो है ये आपका महाप्राण ध्वनि है, यानी कि जैसे कि आपका दूसरा और चौथा, यानी कि आपका क ख ग घ, ये ख और घ जो है यानी कि दूसरा और चौथा होता है, तो ये आपका महाप्राण ध्वनियों में आता है। नेक्स्ट आगे अगला 107, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण इसमें से आपका च जो व्यंजन है यह आपका अल्प प्राण व्यंजन में आता है। अगला 108, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन इसमें से कौन सा नहीं है। तो स्पर्श में आपका य जो वर्ण है ये आपका स्पर्श व्यंजन में नहीं आता है। अगला 109 है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो क और ख जो है ये आपका कंठ से उच्चारण होने वाली ध्वनियाँ हैं। 110, हिंदी की स ध्वनि है। हिंदी की स जो ध्वनि है यह आपका, इसका उच्चारण कैसे होता है। तो ये स जो है आपका तालव्य से इसका उच्चारण किया जाता है। 111, अगला प्रश्न है, कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। कौन सा वर्ण आपका ओष्ठ्य नहीं है। तो ओष्ठ से जो इसका उच्चारण नहीं होगा वह हो जाएगा आपका आ जो वर्ण है ये आपका, इसका उच्चारण ओष्ठ से नहीं होता है। अगला है, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा ग्रियसर ने दिया था। किसने दिया था। ग्रियसर ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दिया था। गीता में कितने श्लोक हैं। गीता में कुल 700 श्लोक बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका, गीता में श्लोकों की संख्या टोटल 700 है। अगला 115 नंबर पर अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है जिसका उच्चारण नाक से होता हो? तो इया जो है इसका उच्चारण नाक से हो, यानी कि ये नासिक व्यंजन है। अगला है 116, श और ख, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों? तो ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 117, 117 कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो खड़ी बोली इसमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध बोली है पश्चिमी हिंदी में। ऑप्शन नंबर आपका बी खड़ी बोली करेक्ट हो जाएगा। 118 कह रहा है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली जो है यह आपका सौरसेनी से विकसित हुई है, सौरसेनी भाषा से। अगला 119 कह रहा है कि छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के पूर्वी हिंदी भाषा से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 120 कह रहा है कि छत्री छ ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो छत्री छ जो ध्वनि है यह आपका संयुक्त वर्ण में आता है। इसका जो है वो क प्लस खटकोर वाला ख, इन दोनों को मिला करके संयुक्त वर्ण बनता है छत्री वाला छ। नेक्स्ट आगे अगला 121 नंबर का अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छत्री का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छत्री का जो वर्ण है यह किसके बाद आता है? तो यह आता है आपका क के बाद, क के बाद आता है आपका छत्री का क्रम। अगला है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ, तो ये आपका ज प्लस इया मिला करके ज्ञ बनता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 123 नंबर पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष जो वर्ण है वो आपका स जो है, ये ध्वनि जो है ये आपका अघोष वर्ण है। अगला है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो इसमें ज्ञ जो है ये आपका ज प्लस इया, ज प्लस इया मिलकर के ये क्या बनता है? तो ये क्या है आपका संयुक्त व्यंजन है। अगला तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ था? तुलसीदास का जन्म राजापुर गांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला है भारद्वाज मुनि का आश्रम कहाँ पर स्थित है? भारद्वाज मुनि का आश्रम आपका प्रयाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, अक्षयवट कहाँ पर स्थित है? अक्षयवट प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह जो है च ज इया जो है ये आपका अल्प प्राण में आता है। आगे 129 है, कौन वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण जो है वो आपका घोष नहीं है? तो यहाँ जो घोष नहीं है वो हो जाएगा आपका तो जो वर्ण है ये आपका घोष नहीं है। 130 का निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण कौन सा है? दंतव्य वर्ण जो है आपका तो जो है ये आपका दांत से इसका उच्चारण होता है, दंतव्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 131 दोस्तों कह रहा है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ, क ख ग घ, तो घ जो है ये आपका कंठ से इसका उच्चारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला, निम्न में महाप्राण वर्ण है। निम्न में महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो महाप्राण आपका थ जो वर्ण है ये आपका महाप्राण वर्ण में आता है। अगला हिंदी की ब ध्वनि है। हिंदी की ब जो ध्वनि है यह आपका ओष्ठ्य ध्वनि है। कौन सी ध्वनि है? ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है।
अगला 134 कह रहा है कि निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि, निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? तो जो वर्ण है ये आपका दंत्य ध्वनि, इसका मतलब दंत से इसका उच्चारण होता है। अगला है 135 135, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सा दंतोष्ठ्य है? दंत और ओष्ठ से जिसका उच्चारण होता हो, दांत और ओष्ठ से जिनका उच्चारण होता है वह कौन सा है? व। दांत और ओष्ठ दोनों मिलाकर के इसका उच्चारण होता है व का, तो यह दंतोष्ठ्य हो जाएगा। अगला 136 नंबर पर अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियां, ऑप्शन नंबर ए च छ ज झ जो है ये आपके हिंदी की तालु वाली ध्वनियां हैं जिनका तालव्य बोला जाता है। 137 कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण, तो जो ध्वनि है ये आपका अल्प प्राण में आता है। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? हिंदी शब्दकोश में सबसे पहला कौन सा शब्द आएगा? तो वृक्ष जो है ये आपका हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। अगला है राम काव्यधारा के प्रधान कवि का नाम बताइए। राम काव्यधारा के प्रधान कवि का नाम जो है गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आगे 140 य र ल व व्यंजनों को कहते हैं। य र ल व जो व्यंजन है इसको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 141 कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें हम अकारांत कहते हैं। अकारांत इकारांत आपने पढ़ा होगा ग्रामर में। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन नंबर 142 142 कह रहा है कि कौन स्वर नहीं है? कौन इसमें से जो है वो स्वर नहीं है? तो ब जो है ये आपका इसमें से स्वर नहीं है, ये क्या है? व्यंजन है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष है? तो घोष वर्ण जो है इसमें आपका द जो है, द ये आपका घोष वर्ण है। अघोष सघोष अघोष आपने पढ़ा होगा। 144 का रहा है, कहाँ भाग रहा है भाई? 144 निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? हिंदी, हाँ, कौन सी नहीं है? तो जो नहीं है वह कौन सी बोली है? तो वह बोली जो है आपका भोजपुरी जो बोली है ये आपका पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और मैक्सिमम लोगों को इससे तैयारी करने में मदद मिल पाए। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए नेक्स्ट आगे अगला 145 नंबर पर अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? यानी कौन सा जोड़ा जो है वो आपका गलत है? तो गलत इसमें जो है वो आपका भोजपुरी जो है वो आपका पूर्वी हिंदी में नहीं आता है, यही आपका गलत जोड़ा है। 146 146 भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है वर्ण या अक्षर को सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। अगला वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला कहा जाता है व्यवस्थित वर्ण समूह को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 148 कह रहा है कि निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण जो है ये आपके क और ग जो है ये आपके अल्प प्राण वर्ण है, 1 और 3 और 2 4 5 ये क्या है? 1 3 आपके हो गए अल्प प्राण, तो 2 4 5 जो है वो आपके महाप्राण हो जाएंगे। 149 कह रहा है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी की गई है?
हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो हिंदी भाषा में कुल 52 वर्णों की संख्या मानी गई है। आगे 150 नंबर पे अगला प्रश्न है आपका, देवनागरी लिपि में किए गए सुधार से संबंधित बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सुझाए गए फॉन्ट का नाम क्या है? तो यहाँ जो है वो हो जाएगा आपका तिलक फॉन्ट, ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पे तिलक फॉन्ट राइट आंसर हो जाएगा। 151 नंबर पे अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या टोटल कितनी है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं जो है टोटल 22 भाषाएं शामिल हैं। 22 भाषाएं टोटल शामिल हैं। इसमें देखिए ए बी सी विकल्प जो है वो हो जाएगा आपका 18 और डी विकल्प हो जाएगा आपका 22। तो यही 22 आपका जो है डी विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्थात भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 151 क्वेश्चन को देखा है, जो कि आपके यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा, यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम आपका होने वाला है 23 अगस्त, 24 अगस्त, 26 से लेकर के 30-31 तक लगातार होगा ये यूपी पुलिस का पेपर। तो उस परीक्षा में ये आपके हिंदी भाषा का जो पूरा 150-151 प्रश्न था, ये आपके सिलेबस पर आधारित पूरा 151 प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में से, इस पूरे क्वेश्चन 150 प्रश्नों में से आपको कम से कम हिंदी भाषा के यूपी पुलिस की परीक्षा में नहीं पर का कम से कम 5 नंबर का प्रश्न आपको 100% पूछा जाएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि इसमें वही प्रश्नों को लिया गया है जो आपके सिलेबस यूपीपी का पूरा सिलेबस पर आधारित था। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बनाने के लिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।